हाय, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। जीएसटी सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है। आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सेक्शन 22 हम कवर करेंगे, जिसके अंदर ये बता रखा है कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी टर्नओवर की लिमिट होनी चाहिए। सेक्शन 23 ये बताता है कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर हमें रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं पड़ेगा, और सेक्शन 24 ये बताता है कहां पर हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर हमारा जो टर्नओवर है वो लिमिट से कम है, फिर भी हमें सेक्शन 24 के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन लेट सपोज हमारा टर्नओवर भी कम है और सेक्शन 24 के अंदर भी हमारा केस फॉल नहीं करता, फिर भी हम चाहें तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो जब कोई पर्सन अपनी मर्जी से जीएसटी के अंदर रजिस्टर होता है, उसे हम वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है, ये मर्जी जो है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक है। रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसीजर है वो कंपलसरी और वॉलेंट्री दोनों के लिए सेम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पर्सन ने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन दिया और बाद में वो कहे कि भाई मेरी मर्जी, मैं टैक्स कलेक्ट करूं या ना करूं, रिटर्न फाइल करूं या ना करूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे एज इट इज रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी, जैसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले को करनी पड़ती है। तो इस सीरीज में आपको जीएसटी के हर टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस मिल जाती हैं। तो आप चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और एक छोटी सी अपडेट, अगर आप इस कोर्स के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं, हालांकि जीएसटी में डिटेल्ड वीडियोस तो आपको इस सीरीज के अंदर मिलती रहेंगी, इस कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ 499 रुपये है। सिर्फ 499 रुपये की फी है। अब आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? तो आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेंगे। नंबर 1 कि जब आप रजिस्टर करेंगे उससे आने वाले 6 महीने तक लाइव वीकेंड क्लास, जनरली संडे के दिन ये क्लास होती है, तो लाइव वीकेंड क्लास में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा 6 महीने तक। हर संडे के दिन इस क्लास में आप जीएसटी से रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी हो, प्रैक्टिकल फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आप पूछ सकते हैं, उसको रिजॉल्व किया जाता है। और इसके अलावा जीएसटी में कोई भी नई अपडेट आती है और सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉज हम डिस्कस करते हैं, नई नई एडवांस रूलिंग्स जो आती हैं उसे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपको स्टडी के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं और केस लॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारा चीज आपको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 6 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए, जिसे आप अपने घर से दे सकते हैं। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप इस सर्टिफिकेट को पा सकते हैं, और ये सिर्फ 499 रुपए की फी में है। अगर आप जीएसटी वाकई में सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, और 499 रुपये 499 अफोर्ड करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दे रखा है, और वहां पर आपको इस कोर्स से रिलेटेड बाकी डिटेल्स और पेमेंट कैसे करनी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले हम सेक्शन 22 कवर करेंगे, जहां पर यह बताया गया है कि भाई आपको अगर रजिस्टर होना है तो आप 22 है, सेक्शन 22। यहां पर कुछ लिमिट्स दे रखी है। ये लिमिट है कौन सी? ये लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट। एग्रीगेट टर्नओवर, देखिए टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर में थोड़ा फर्क है। एग्रीगेट टर्नओवर एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पेन बेसिस पे होता है, यानी कि पेन नंबर होना मैंडेटरी है। पेन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कौन पर्सन एलिजिबल है, और जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टेट वाइज रहेगा। अब जैसे जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, तो सर्विस टैक्स में आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जीएसटी के अंदर आपका जितनी भी स्टेट में आप सप्लाई करेंगे, जिस स्टेट से आप सप्लाई करेंगे, जिस स्टेट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा, उस स्टेट के हिसाब से आपकी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट डिसाइड होगी। और हो सकता है आपको एक से ज्यादा स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़े। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भाई एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसके बाद देख लेंगे स्टेट वाइज क्या लिमिट दे रखी है।
तो एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के अंदर, जिसमें यह कहा गया कि भाई आप इसके अंदर 4 मेन चीज इंक्लूड करोगे। एक है जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है, जितनी भी, ये टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जीएसटी के अंदर जो भी टैक्सेबल सप्लाई है, ये कौन सी सप्लाई, परचेज वाली नहीं, जो आप सेल करते हैं, जो आप आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, वो ऐड हो जाएंगी। तो जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है आप उसे ऐड करेंगे। इसके अलावा जितनी भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है आप उसे भी ऐड करेंगे। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर हमने पुराने लेक्चर्स के अंदर डिटेल्ड डिस्कशन कर रखा है, आप इस प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं एग्जेम्प्ट सप्लाई होती क्या है। देखिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर बेसिकली 3 चीजें आती हैं। नंबर 1, वो सप्लाईज जो निल रेटेड है, जो निल रेटेड है, निल रेटेड का मतलब जिनका टैक्स रेट 0% है। ये वो सप्लाईज होती हैं जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, आप इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते, और जब इसको सप्लाई करोगे उस पर कस्टमर से टैक्स भी चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि इसका टैक्स रेट जो है वो 0% है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी सप्लाईज जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नोटिफाई करी गई है, बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सप्लाईज हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की है, एडवोकेट्स की कुछ सप्लाईज हैं, स्पोर्ट्स की कुछ सप्लाईज हैं। तो ऐसी बहुत सारी सप्लाई हैं गुड्स की, सर्विसेज की, जिन्हें एग्जेम्प्ट डिक्लेयर किया गया है। और तीसरी चीज, वो सारी सप्लाईज जो नॉन टैक्सेबल है, जो नॉन टैक्सेबल है, जिन पर टैक्स अप्लाई नहीं होता। कौन कौन सी सप्लाईज हैं? जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन जब जीएसटी में हम टर्नओवर लिमिट कैलकुलेट करेंगे इस नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी हम इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब अगर कोई पर्सन, एग्जांपल दे देते हैं, मान लेते हैं कि उसका 20 लाख रुपए की वो टैक्सेबल सप्लाई करता है जीएसटी के अंदर, यानी कि उसका एक, मान लेते हैं एक बार है, तो बार के अंदर जो रेस्टोरेंट की सर्विस है वो 20 लाख की है, और वो 10 लाख रुपए का उसमें लिकर भी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। तो जब हम उसका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, ये जो 20 लाख है ये तो हमारी हो जाएगी टैक्सेबल सप्लाई, और ये जो 10 लाख है ये हमारी हो जाएगी नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, तो हमारी जो एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 लाख रुपीस। अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है उसे भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर दें, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर कोई मान लेते हैं प्रोप्राइटर है और उसे सेविंग्स बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, या फिर उसका फिक्स डिपॉजिट है उससे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो भी हम उसे एग्रीगेट टर्नओवर की जब लिमिट कैलकुलेट करेंगे, उस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए उसे काउंट किया जाएगा, जो कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई जितनी भी होगी उसे हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन आपको अगर याद होगा, जब हमने कंपोजिशन वाला लेक्चर किया था उसमें भी जब हम एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट चेक करते हैं, वहां पर रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है, यानी कि कंपोजिशन स्कीम में आप आ सकते हैं नहीं आ सकते, कुछ स्टेट्स में लिमिट 1.5 करोड़ थी, कुछ स्टेट में 75 लाख थी, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो वहां पर हमने एक चीज देखी थी कि जब हम वो लिमिट कैलकुलेट करते थे तो एग्जेम्प्ट सप्लाई तो इंक्लूड करते थे, लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई में जो इंटरेस्ट वाली सप्लाई होती थी उसे इंक्लूड नहीं करते थे। लेकिन जब हम नॉर्मल सप्लायर के लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर उस इंटरेस्ट इनकम को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ये है एग्रीगेट टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, और तीसरा है एक्सपोर्ट, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, जिसे हम जीरो रेटेड भी कहते हैं। तो नील रेटेड और जीरो रेटेड में फर्क है। जब हम जीरो रेटेड कहते हैं इसका मतलब है एक्सपोर्ट, तो हम एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड करेंगे, जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है उसे भी हम इंक्लूड करेंगे। और फोर्थ है इंटर स्टेट सप्लाई। जितनी भी हमने इंटर स्टेट सप्लाई करी होंगी, ये जो मैं सप्लाईज की बात कर रहा हूँ, ये वो सप्लाई है जो हमने प्रोवाइड करी है, ना कि हमने रिसीव करी है। अगर आप दिल्ली में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है और महाराष्ट्र में आपने कोई आइटम सप्लाई किया है, उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। यानी कि जब प्लेस ऑफ सप्लाई किसी और स्टेट में हो, प्लेस ऑफ सप्लाई हम कवर कर चुके हैं, आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, लेक्चर अवेलेबल है इसी प्लेलिस्ट में। तो इन चारों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसे हम एग्रीगेट टर्नओवर कहेंगे।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, एक एग्जाम्पल लें तो मान लेते हैं कि 1,000 रुपए का टैक्सेबल सप्लाई है जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगा, यानी कि 180 रुपए। तो टोटल 1,180 रुपए की हमने कोई आइटम सेल किया। लेकिन जब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो जो टैक्स अमाउंट है जीएसटी का, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर में हम सिर्फ ये 1,000 ही ऐड करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा हमें ये बात भी ध्यान देने वाली है कि सेम पैन नंबर पर जितने भी बिजनेस हैं वो उन सब बिजनेस का टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा ऑल इंडिया बेसिस पर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कोई पर्सन है, वो दिल्ली में बिजनेस करता है, मुंबई में भी करता है और चेन्नई में भी करता है। तीनों उसके अलग अलग बिजनेस है। अब दिल्ली में उसका अब वो दिल्ली वाले बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहता है। अब दिल्ली में उसका जो टर्नओवर है मान लेते हैं वो 10 लाख है, मुंबई में जो टर्नओवर है मान लेते हैं वो 5 लाख है, और चेन्नई से जो उसका टर्नओवर है वो मान लेते हैं 2 लाख है। तीनों अलग अलग बिजनेस हैं, लेकिन अगर ये सेम पैन नंबर पर ऑपरेट हो रहे हैं तो जब हम इसका टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो तीनों बिजनेस का टर्नओवर हम ऐड करेंगे ऑल इंडिया बेसिस पर। तो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, तो यहां पर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा 17 लाख। और फिर हम देखेंगे किस स्टेट में कितनी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है और उसे रजिस्टर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब ये हम स्टेट वाइज लिमिट देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। अब कुछ स्टेट्स में लिमिट अलग है, कुछ स्टेट्स में अलग हैं। तो 10 लाख की लिमिट है रजिस्ट्रेशन की, चाहे आप गुड्स सप्लाई करें या आप सर्विसेज सप्लाई करें। तो ऐसी 4 स्टेट हैं। कौन कौन सी स्टेट है? फर्स्ट है मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है और वहां पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, याद रखिएगा ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है 10 लाख, ये ऑल इंडिया बेसिस पर कैलकुलेट होगा। तो मणिपुर में और मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट ऐसी है जहां पर फिलहाल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट जो रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो 10 लाख है, चाहे आप गुड्स सप्लाई करते हो चाहे आप सर्विसेज सप्लाई करते हो। अब यहां पर एक चीज और हमें ध्यान में देनी है कि जब भी हम ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे, एग्जांपल लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि दिल्ली है और दिल्ली में लिमिट ज्यादा है। मान लेते हैं कि दिल्ली में, अभी हम देखेंगे तो दिल्ली में लिमिट 20 लाख है लेट्स से सर्विसेज के केस में, लेकिन और मणिपुर है वहां पर जो लिमिट है वो 10 लाख है, अभी हमने देखी। अब कोई पर्सन है, मान लेते हैं मणिपुर में वो जो सप्लाई करता है, तो मणिपुर में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां से 8 लाख का वो सप्लाई करता है, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और दिल्ली में मान लेते हैं वो 2 लाख के गुड्स सेल करता है। तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर जब हम कैलकुलेट करेंगे, डज नॉट मैटर कि गुड्स का क्या है सर्विसेज का क्या है, आप उसको कंबाइन करोगे। एग्रीगेट टर्नओवर आप सर्विसेज के लिए अलग कैलकुलेट नहीं करोगे, गुड्स के लिए अलग कैलकुलेट नहीं करोगे, आप उसको टोटल करोगे क्योंकि वो दोनों आइटम सप्लाई कर रहा है। तो 8 लाख प्लस 2 लाख हमारा एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा 10 लाख। अब दिल्ली के अंदर उसका जो टर्नओवर है सर्विसेज के केस में 20 लाख है और गुड्स के केस में 40 लाख है, तो वो कम है, तो दिल्ली में उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। लेकिन मणिपुर में जब हम एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे तो 10 लाख हो जाएगा, तो मणिपुर में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। अब कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ये जो लिमिट है 10 लाख की जगह 20 लाख हो जाती है, चाहे आप गुड्स प्रोवाइड करें चाहे आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स है जहां पर ये लिमिट 20 लाख है? तो फर्स्ट में है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। तो यहां पर जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो 20 लाख है, चाहे आप गुड्स प्रोवाइड करें या आप सर्विसेज प्रोवाइड करें।
तो इनिशियली जो लिमिट थी वो 20 लाख ही हुआ करती थी। फिर एक नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 10 2019 में आईजीएसटी एक्ट के अंदर, जिसमें ये कहा गया कि भाई कुछ स्टेट्स में जो ये लिमिट है, अगर वो सिर्फ गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो गुड्स के लिए 40 लाख हो जाएगी, और अगर सिर्फ वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए जो लिमिट रहेगी वो 20 लाख रहेगी। तो बाकी जितनी भी स्टेट्स बच गई, ऑल अदर स्टेट, जैसे दिल्ली हो गई, महाराष्ट्र हो गया, तो वहां पर अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हैं तो आपके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है वो 40 लाख रहेगी। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जो लोग आइसक्रीम सप्लाई करते हैं, यानी कि आइसक्रीम के बिजनेस में है, या फिर वो पान मसाला में डील करते हैं, या फिर वो लोग जो टोबैको प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं, बाकी के जो टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, उनके लिए जो 40 लाख की लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी। तो उनके केस में जो हम लिमिट देखेंगे वो 20 लाख ही रहेगी। तो ये जो लिमिट रहेगी आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए वो 20 लाख रहेगी, और बाकी प्रोडक्ट्स अदर स्टेट्स में जो रहेगी वो 40 लाख रहेगी गुड्स के केस में। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई पर्सन सिर्फ गुड्स प्रोवाइड करता है तो ही ये लिमिट 40 लाख होगी। अगर कोई पर्सन गुड्स के साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, उसके लिए तो 20 लाख लगेगी अगर कोई सर्विसेज, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो लेट्स से अब कोई पर्सन है जो कि गुड्स प्रोवाइड करता है, मान लेते हैं वो गुड्स प्रोवाइड करता है 18 लाख के दिल्ली में। तो दिल्ली में जो गुड्स के केस में रजिस्ट्रेशन लिमिट है 40 लाख है, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मान लेते हैं वो सिर्फ 2 लाख की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो यहां पर उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। अब क्योंकि वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट रजिस्ट्रेशन लिमिट को टच कर रही है। तो अब जब वो रजिस्टर होगा तो ऐसा नहीं कह सकता कि भाई देखो मैं तो सर्विसेज के लिए मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख हो रहा है तो मैं सिर्फ सर्विसेज के लिए रजिस्टर हूंगा, गुड्स के लिए रजिस्टर नहीं हूंगा। सेम बिजनेस है तो उसे गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ये बाइफर्केशन वहां पर नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आने वाले संडे को जब हम लाइव क्लास करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा जो लोग इस कोर्स के अंदर रजिस्टर होंगे। अब किस स्टेट के अंदर रजिस्टर होना है? जिस स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं या जिस स्टेट से आप सप्लाई कर रहे हैं। तो जिस स्टेट से आप सप्लाई करते हैं आपको उस स्टेट के अंदर रजिस्टर होना है। जिस स्टेट से आप सप्लाई करते हैं उस स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपका उस स्टेट के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तभी आप वहां से रजिस्टर हो सकते हैं और वहां से आप सप्लाई करेंगे। बहुत से लोग हैं जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, मतलब आमतौर पे वो कोई ऑफिस नहीं होता, कोई शॉप नहीं होती, वो अपने फ़ोन से या फिर ऑनलाइन अपना बिजनेस करते हैं। तो उस केस में जो अगर वो अपने घर से ऑपरेट करते हैं तो उनका जो रेसिडेंशियल एड्रेस होगा उसे ही वो प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पे भी रजिस्टर करवा सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से, क्योंकि अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर भी चेंज हुआ है, तो वहां पर हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एंड सो। तो ये था सेक्शन 22 जहां पर हमने रजिस्ट्रेशन लिमिट देख ली, स्टेट वाइज भी लिमिट देख ली, और किस स्टेट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, कब रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, ये भी हमने समझ लिया। अब हम आते हैं सेक्शन 24 के अंदर, जो कि बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। यानी कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर कम है फिर भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो ये बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे कौन कौन से केस है? तो जो पहला केस हमारे सामने है वो है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, अगर आप किसी दूसरी स्टेट में सप्लाई करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर मैं इनवर्ड सप्लाई नहीं आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा हूं। आप सप्लाई परचेज नहीं कर रहे, आप सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डज नॉट मैटर आपका टर्नओवर कितना है, लेकिन यहां पर भी कुछ
एग्जेम्पशन दी गई। तो एक नोटिफिकेशन आई, इस नोटिफिकेशन नंबर है 10/2017, नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स की आई, जिसमें यह कहा गया कि भाई अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी और स्टेट में, यानी कि इंटर स्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप प्रोवाइड कर दीजिए, आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होगा जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की लिमिट से कम है। लेकिन अगर आप गुड्स प्रोवाइड करते हैं, अगर आप 100 रुपए के गुड्स प्रोवाइड करेंगे किसी और स्टेट में, डज नॉट मैटर आपका टर्नओवर कितना है, आपका टर्नओवर 100 रुपए है, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन गुड्स में भी कुछ गुड्स को छूट दी गई, जैसे हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स होते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छूट दी गई, बोला आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होगा जब तक आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट से कम है। और जब हमने यहाँ पर सर्विसेज को छूट दी गई थी, उनके लिए भी जरूरी नहीं है, लेकिन सर्विसेज के केस में जॉब वर्क भी एक सर्विस होती है, तो उसके लिए भी ये छूट अप्लाई होगी कि भाई कोई जॉब वर्कर है वो किसी और स्टेट में सप्लाई कर सकता है, अगर उसका टर्नओवर कम है उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जॉब वर्क के केस में 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर कोई पर्सन जॉब वर्क करता है तो उसके लिए ये एग्जेम्पशन नहीं है, इसका मतलब उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है। कौन कौन सा जॉब वर्क है? अगर ज्वेलरी के ऊपर जॉब वर्क हो रहा है, या फिर गोल्ड स्मिथ है, या फिर सिल्वर स्मिथ है, जो गोल्ड और सिल्वर का काम करते हैं, तो उस पर जॉब वर्क करते हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। ये एक्सेप्शन है इस नोटिफिकेशन की। तो पोजीशन क्या है, एक बार रिवाइज करें तो इंटर स्टेट सप्लाई अगर गुड्स में है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन गुड्स में हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़ दिया गया, सर्विसेज को छोड़ दिया गया, सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जॉब वर्क की सर्विस है ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ और सिल्वर स्मिथ से रिलेटेड, तो फिर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। कौन होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? तो इसे सेक्शन 2 के क्लॉज 20 के अंदर डिफाइन किया गया है। ये वो लोग हैं जो ओकेशनली कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल शॉर्ट पीरियड के लिए, टेम्पररी पर्पस के लिए, तो उनका ऑब्वियसली एग्रीगेट टर्नओवर तो कम ही रहेगा और वो फिर रजिस्ट्रेशन से बच जाएंगे। इसीलिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया, जिसमें ये कहा गया अगर कोई पर्सन, ये कोई पर्सन है, ये किसी और स्टेट में जहां पर इसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। फिक्स्ड क्या होता है? फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है कि ऐसा प्लेस, ऐसी परमानेंट प्लेस जहां पर ये डिसाइड किया जा सके कि भाई ये बिजनेस परमानेंटली ऑपरेट होता है। कैसे डिसाइड होगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कैसा है, कितने आपने अपने एम्प्लॉयज़ वहाँ पर एंगेज कर रखे हैं और किस तरीके से आप वहाँ से ऑपरेट करते हैं, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर डिसाइड होगा। तो कहा यह गया अगर कोई पर्सन किसी और स्टेट में कोई बिजनेस एक्टिविटी करता है और उस स्टेट में उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं है और वो टेम्पररी, ओकेशनली करता है, यानी कि टेम्पररी पर्पस के लिए करता है, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर रजिस्टर हो सकता है। अगर कोई पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर रजिस्टर होगा तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 90 डेज के लिए ही वैलिड होता है, जिसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 90 डेज के लिए। तो मैक्सिमम 180 डेज के लिए ही उसे रजिस्टर होना पड़ता है। लेकिन ऐसा केस होता कौन सा है? मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसका टर्नओवर 5 लाख है और वो दिल्ली में बिजनेस करता है। अब क्योंकि 5 लाख टर्नओवर है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, अपनी ही स्टेट में करता है, तो उसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, उसे हम यूआरडी पर्सन कहेंगे, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये दिल्ली वाला पर्सन ये चला जाता है महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई में, और मुंबई में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है और इस एग्जीबिशन में ये अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो इसने क्या करा, वहां पर उस एग्जीबिशन में एक टेम्पररी स्टॉल ले लिया। ये जो स्टॉल है ये टेम्पररी पर्पस के लिए ले लिया।
अब ये जो पर्सन है, क्योंकि वो एग्जीबिशन है, वो लिमिटेड पीरियड के लिए यानी कि टेम्पररी पर्पस के लिए, बिजनेस एक्टिविटी भी है और इसका मुंबई में कोई फिक्स प्लेस भी नहीं है यानी कि टेम्पररी प्लेस है, तो ये जो दिल्ली वाला पर्सन है, हालांकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर कम है, लेकिन इसे एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे जीएसटी के अंदर मैंडेटरी होगा कि वो रजिस्ट्रेशन ले, यानी कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेता है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उसे एटलीस्ट 5 डेज पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, यानी कि एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कम से कम 5 दिन पहले। इसके अलावा उसे एडवांस में जीएसटी पे करना पड़ता है, उसे बताना पड़ेगा कि भाई उसकी, हालांकि एस्टिमेट के बेस पे होगा कि भाई वो यहाँ पर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टॉल लगा रहा है, उसे बताना पड़ेगा कि भाई उसका रजिस्ट्रेशन मान लेते हैं 90 डेज के लिए, तो 90 डेज के अंदर उसका एक्सपेक्टेड सेल कितनी होगी और उस पर एक्सपेक्टेड उसकी जीएसटी लायबिलिटी कितनी अराइज होगी। तो अपने एस्टिमेट के बेस पे उसे एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, और जब वो रिटर्न फाइलिंग करेगा, जब एक्चुअल सेल और परचेज वो रिपोर्ट करेगा, तो उसमें जो भी डिफरेंस रहेगा, जितना उसने एक्स्ट्रा एडवांस के तौर पे कर दिया था, उसे वो रिफंड के तौर पे क्लेम कर सकता है। अब यहां पर भी एक नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 3 है 2018 की, जिसमें ये इंटीग्रेटेड टैक्स थी, जिसमें कहा गया अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और वो हैंडीक्राफ्ट के गुड्स को सप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं रहेगा जब तक उसका एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है उससे कम है। तो ये एक एक्सेप्शन है, और नॉर्मली कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसे जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना ही पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो रिवर्स चार्ज की सप्लाई में एंगेज हैं, कैसे एंगेज हैं? जब हम रिवर्स चार्ज की सप्लाई करते हैं, हमने ऑलरेडी कवर किया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में। रिवर्स चार्ज में एक सप्लायर होता है और एक रिसिपिएंट होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल केस में तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जीएसटी जमा कराए और सप्लायर को रजिस्टर होना पड़ता है, लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जीएसटी जमा कराए। और जब कोई पर्सन, मान लेते हैं रेसिपिएंट है, इसका एग्रीगेट टर्नओवर कम है और ये जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं है, लेकिन अगर इसकी लाइबिलिटी अराइज होती है एज पर सेक्शन 93 और 94 कि इसे रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा, तो इस रेसिपिएंट के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तो ये है रिवर्स चार्ज के केस में। अब फोर्थ केस है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। ई कॉमर्स ऑपरेटर होते क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर वो लोग हैं जो कि एक मार्केट प्लेस, वर्चुअल मार्केट प्लेस, या मैं कहूँ एक वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाते हैं, और इसमें 3 पार्टीज होती हैं जो ये मार्केट प्लेस बनाता है, इसको ऑपरेट करता है, उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर मार्केट प्लेस बनाता है। अब यहाँ पर कुछ वेंडर्स होते हैं, जैसे हम सप्लायर्स कहेंगे, जो कि अपने, हो सकता है गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई करते हैं। यहाँ पर वो अपने गुड्स या सर्विसेज लिस्ट करेंगे और फिर जो कस्टमर है वो इस वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू सामान को परचेज करता है इस वेंडर से। तो इस केस में ये जो मार्केट प्लेस ऑपरेट कर रहा है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के लिए लायबल है सेक्शन 52 में। जब हम टीसीएस करेंगे तो उसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी ओवरव्यू समझ लेते हैं कि ऐसे ही सिचुएशन जब होगी, जब कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसने एक मार्केट प्लेस तैयार किया है, वेंडर्स वहां पर अपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कस्टमर वहां से सामान खरीदता है, तो ऐसे में ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंपलसरी। वहीं ये भी कहा गया, इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो लोग अपना सामान बेच रहे हैं, यानी कि जो सप्लायर है, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। लेकिन इसमें फिर एक नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 65 2017 की,
जिसमें कहा गया कि भाई अगर कोई सप्लायर गुड्स प्रोवाइड करता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है जब तक उसका एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट है उससे कम है। तो क्या पोजीशन है आज की डेट में? ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्टर होना पड़ेगा, जो पर्सन गुड्स प्रोवाइड कर रहा है इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू उसे भी रजिस्टर होना पड़ेगा, लेकिन कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इनके थ्रू जो भी लोग गुड्स सप्लाई करते हैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उन्हें भी रजिस्टर होना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर की कैटेगरी में, और जो गुड्स सप्लाई करते हैं वो सप्लायर है, उन्हें भी रजिस्टर होना पड़ेगा टैक्स पेयर की कैटेगरी में। उसी तरीके से एक पोर्टल है जिसका नाम है अर्बन क्लैब, जहां पर ये भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जहां से आप एसी रिपेयर करने वाले कारपेंटर हो गए, ट्यूशन टीचर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, उनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो ऐसे में ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो एसी रिपेयर करने वाले हैं, जो कारपेंटर है, ये वो लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होगा जब तक उनका रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है उससे कम उनका एग्रीगेट टर्नओवर है। तो ये था ई कॉमर्स ऑपरेटर का केस। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट केस, जो कि है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए। अगर कोई पर्सन जीएसटी के अंदर नॉन रेसिडेंट है, यानी कि इंडिया में रेसिडेंट नहीं है और इंडिया में बिजनेस करना चाहता है टेम्पररी पर्पस के लिए, तो उसे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का प्रोसीजर रहता है ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोसीजर है, लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए पैन मैंडेटरी नहीं है। नॉन रेसिडेंट पर्सन अपने पासपोर्ट के थ्रू भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो सकता है, लेकिन इसे भी एटलीस्ट 5 डेज इन एडवांस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, फर्दर एक्सटेंडेबल बाय अ पीरियड ऑफ 90 डेज, मैक्सिमम 180 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसके अलावा इसे भी एडवांस में जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगला जो केस है वो टीडीएस डिडक्टर के लिए है। जीएसटी के अंदर कुछ लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। मान लेते हैं गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है, तो मान लेते हैं गवर्नमेंट है, लेट्स से दिल्ली गवर्नमेंट है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वो टेंडर इशू करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए, और इसमें बहुत सारे सप्लायर्स इस टेंडर को अप्लाई करते हैं। एक सप्लायर को टेंडर मिल जाता है, वो ये कंस्ट्रक्शन की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब पीडब्ल्यूडी जब पेमेंट करेगा तो टीडीएस डिडक्ट करेगा। टीडीएस, 2 टीडीएस डिडक्ट होंगे, एक इनकम टैक्स के हिसाब से और एक जीएसटी के हिसाब से। जीएसटी में अंडर सेक्शन 51 पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जब टीडीएस डिडक्ट करने की उसकी लायबिलिटी है, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को एज अ टीडीएस डिडक्टर रजिस्टर होना पड़ेगा। अब ये जब हम टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में आएंगे तब हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर कोई पर्सन जिसकी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अगर कोई पर्सन एजेंट है, सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है एजेंट को, जो किसी और के बिहाफ पे गुड्स को सेल करता है, किसी और के बिहाफ पे जब वो सामान सेल करेगा तो उसे हम एजेंट कहेंगे, और एजेंट के लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और पिछली वीडियो में ही हमने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे हम आईएसडी कहते हैं, उसे डिस्कस किया था, पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था। तो आईएसडी बेसिकली जब बाकी ब्रांचेस के बिहाफ पे कुछ कॉमन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका ले नहीं सकते, तो वो जो उन्होंने सर्विस रिसीव करी है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आईटीसी, उसे हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। और जो आईएसडी जो होगा, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आईटी से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी कि उसे भाई रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा। अब कई सारे नॉन रेसिडेंट पर्सन हैं
नॉन रेसिडेंट पर्सन है जो ऑनलाइन डेटाबेस और रिट्रीवल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। किसे प्रोवाइड करते हैं? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। एग्जाम्पल क्या होगा? आपने नेटफ्लिक्स के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा। तो नेटफ्लिक्स क्या है? नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी मूवीज, शोज या वेब सीरीज लिस्ट होती है। तो अब ये एक तरीके का डेटाबेस है, और नेटफ्लिक्स इंडिया में तो है नहीं, क्योंकि इंडिया के बाहर ग्लोबल कंपनी है, नॉन रेसिडेंट है। और ये इंडिया में ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है डेटाबेस की। किसे प्रोवाइड कर रही है? आम कंज्यूमर को। और वो आम कंज्यूमर जीएसटी के अंदर अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे में ये जो नेटफ्लिक्स है, ये जो ऑनलाइन डेटाबेस और रिट्रीवल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। ध्यान ये रखना है, अगर सर्विस रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अगर सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो फिर यहां पर इस नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन डेटाबेस और रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होगा। तो ये हमने केसेस देख लिए जहां पर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब सेक्शन 23 भी देख लेते हैं, जहां पर ये कहा गया कि भाई कुछ केसेस हैं जहां पर आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो नंबर 1 पे दे रखा है, अगर कोई होली एग्जेम्प्ट सप्लाई प्रोवाइड करता। होली एग्जेम्प्ट, मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसका टर्नओवर 50 लाख है, और ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? मान लेते हैं ये इंटरेस्ट इनकम है इसकी, सेविंग्स अकाउंट से या फिक्स डिपॉजिट से 50 लाख का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, एग्जेम्प्ट है, होली एग्जेम्प्ट है, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। वो एग्रीकल्चरिस्ट रहेगा। एग्रीकल्चरिस्ट का टर्नओवर जितना भी हो, चाहे 1 करोड़ हो, फिर भी उसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा। अब इसमें एक सर्कुलर रिलीज किया गया, सर्कुलर नंबर है 59/31 और 2018 में सर्कुलर आया, जिसमें कहा गया कि भाई एग्रीकल्चरिस्ट जो है उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट का प्रोड्यूस अगर कोई एजेंट, जिसे हम कहेंगे कमीशन एजेंट, अगर वो सप्लाई करता है, तो वो कमीशन एजेंट ये नहीं कह सकता कि भाई देखो एग्रीकल्चरिस्ट प्रोड्यूस है, ये तो एग्रीकल्चरिस्ट का प्रोडक्ट है, तो फिर मैं इसे सप्लाई कर रहा हूँ, तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तो बेसिकली कहा गया, अगर कोई कमीशन एजेंट है, एग्रीकल्चरिस्ट का वो आइटम सप्लाई कर रहा है एग्रीकल्चरिस्ट के बिहाफ पे, बट कमीशन एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब इसके अलावा कुछ केसेस हैं जो नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा। रिवर्स चार्ज की जब हमने बात करी थी, तो रिवर्स चार्ज में 2 पार्टीज थी, एक है सप्लायर और एक है रिसिपिएंट। तो जो रिसिपिएंट जो रिवर्स चार्ज के लिए लायबल है, उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो सप्लाई करता है रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई, और इसकी 100% रिवर्स चार्ज की सप्लाई होती है, तो ऐसे में ये सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन नंबर 5 है 2017 की। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर वो अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में वो 5% का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और ये जो रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट है, उसे रिवर्स चार्ज के बेसिस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब जीटीए का टर्नओवर 50 लाख है मान लेते हैं, और 50 लाख है, और इन्होंने 50 के 50 लाख जो सर्विस है ये रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई है, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन 50 लाख में से मान लेते हैं 100 रुपए का इन्होंने अगर ऐसी सप्लाई करी है जो रिवर्स चार्ज में नहीं आती है, मान लेते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन की है, तो उसका टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा? एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख 100 रुपए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। अगर 100% आरसीएम सप्लाई है, तब ही वो रजिस्ट्रेशन से बच सकते हैं। इसके बाद जो 4th है वो है इंटर स्टेट सप्लाई सर्विसेज के केस में और हैंडीक्राफ्ट के केस में, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में। तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर कम है और
इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नोटिफिकेशन नंबर 10 है। उसी तरीके से अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिसे हम CTP कहते हैं, और वो अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स प्रोवाइड करता है तो भी उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर कम है। ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आखिर में है वो लोग, वो सप्लायर्स, सप्लायर ऑफ सर्विस थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर कम है। तो हमने रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22, सेक्शन 23 और सेक्शन 24 देख लिया है। 25 में प्रोसीजर है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई है या फिर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और इस कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही रजिस्टर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।